अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पे बेसिकली कैपिटल जी को जो है ना सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। तो करना वही है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसका जो भी फॉर्मूला है, मतलब जो भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए और n1 इक्वल टू n2 वाला जो फॉर्मूला है वो लगाइए, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, उसको आप लगाइए और उसके बाद उससे हिसाब से बस उसको वहाँ पे आप मैनिपुलेट कर कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ पता है क्या है, तो n1 दैट इज इक्वल टू n2 ओके, दैट इज n2 ऐसा। तो यहाँ पे देखिए n1 क्या है बेसिकली, अगर मैं ये जो है ना ये सीजीएस यूनिट में दे रखा है इन्होंने, तो ये n1 की वैल्यू जो है, n1 की वैल्यू वो दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻⁸ ये है सीजीएस यूनिट। ओके, u1 की वैल्यू कौन क्या है, तो ये है u1 की वैल्यू, एक तरह से ये u1 है, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए n2 चाहिए, हमें n2 चाहिए, तो हम उसको कर सकते हैं, राइट। हमको करना है कैसे, तो बेसिकली ये आपको पता है, ये यहाँ से n1 u1 इक्वल टू n2 u2, यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, राइट। अब आपको इसका डायमेंशनल, सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ले लीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि FR² अपॉन m1 m2, आप इस तरह से लिख सकते हो। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m/L/t-2, ये होगा दैट इज इक्वल टू L², ओके, दैट अपॉन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे m मीटर है, सॉरी मास है ये, तो मास है तो m होगा, ओके, तो m का स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट। तो m का स्क्वायर फाइनली जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे यानी कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए और m⁻⁻1, तो g का जो वैल्यू आएगा, g का वैल्यू दैट इज इक्वल टू m⁻⁻1 और L³ ओके। ये है डायमेंशनल। सबसे पहला काम है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, n1 पता है आपको, n1 ये वैल्यू पता है n1, ओके। n2 चाहिए ना आपको, n2 चाहिए। देखिए आपको बताया था मैंने कि आप यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, यूनिट कन्वर्ट करेंगे यानी कि आप इससे सीजीएस से अगर एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आएगा, डायमेंशन में चेंज आएगा। मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, n2 हमें चाहिए ना, तो n2 इक्वल टू n1 u1 डिवाइड बाई u2। किसको लेके आया मैं, इसको लेके आया, ठीक है ना, इसको उठा के ये वाला उठा के लेके आया। अब यहाँ से इसको जो है ना n1 की वैल्यू दे रखी है, n1 की वैल्यू ये दे रखी है, हम जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। और यहाँ पे m1 डिवाइड बाई m2 पावर -1, ओके। यहाँ पे L2 पावर कितना 3 और यहाँ पे T1 से यहाँ पे T2 पावर कितना -2, ओके। तो ये जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। अब वैल्यू यहाँ पे m1 है क्या, तो m1 आपको बेसिकली n1 आपको चाहिए ना, सॉरी n2 चाहिए ना, तो दिस इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8 और यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू ये है, यानी कि m1 की वैल्यू यहाँ पे ग्राम है, तो दिस इज ग्राम, 1 ग्राम डिवाइड बाई 1 kg, ओके। सेकेंड में लेंथ क्या है, तो देखिए सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर, ओके, पावर क्यूब। और ये 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड, पावर क्या है -2। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे आप अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में कैलकुलेशन करोगे 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई यहाँ पे 1 ग्राम डिवाइड बाई 10⁻³ ग्राम, ओके। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर, ओके, और 3 और यहाँ पे 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे आप, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा
6.67 इंटू 10⁻⁻11 आएगा, राइट। ये n2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, दिस इज n2। ओके, तो जो CGS यूनिट में आप लिखेंगे तो CGS यूनिट में इसको आप लिखेंगे, तो ये आप CGS यूनिट में जब लिखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻11 और सेंटीमीटर की जगह पर मीटर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाई ग्राम हो जाएगा, ग्राम की जगह पे क्या होगा, केजी हो जाएगा, केजी, और ये सेकेंड का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये CGS यूनिट से आपने कन्वर्ट कर दिया, राइट। बहुत आसान है आपके लिए। अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। सपोज ये एक रिलेशन है, एक इक्वेशन दे रखा है, और उसमें वो इक्वेशन सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस बहुत फायदेमंद, बहुत ही बेनिफिशियल है, इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। कोई इक्वेशन दे रखा है आपको, सही दिया नहीं कि गलत दिया है, वो कैसे पता चलेगा, डायमेंशनल करेक्टनेस। मतलब कि देखिए, अगर कोई इक्वेशन सही है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है, डायमेंशनली करेक्ट होना मस्ट है। अगर वो करेक्ट है, सच में करेक्ट है, तो उसका डायमेंशनली करेक्ट होना बिल्कुल मस्ट है, ओके। यानी कि दोनों तरफ का डायमेंशनल जो है ना, डायमेंशनल करेक्टनेस होना चाहिए, यानी कि डायमेंशनल दोनों तरफ का इक्वल होना चाहिए, राइट। ये बिल्कुल जो है ना, आप ट्रू है बिल्कुल, और ये दिमाग में रख लीजिए कि दो क्वांटिटी, मतलब कोई इक्वेशन दे रखा है, अगर इक्वेशन सही है तो उसका डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है, ओके। मतलब इक्वेट किया है दो क्वांटिटीज को, तो उसका डायमेंशंस करेक्ट इक्वल होना चाहिए, या ऐड किया है दो क्वांटिटी को, तो या कैसे भी दिया हो तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, ओके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, हम जो करते हैं ना ये डायमेंशनल एनालिसिस, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है किसी रिलेशन को चेक करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे और ये किस पे बेस्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या है, ओके। इसी पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो ना, यही इसी के बात कर रहा था मैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, जो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। यानी कि सेम तरह की चीज़ों को इक्वेट करते हैं, सेम तरह की क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, सेम तरह की क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि रिवर्स टू है, यानी कि दो क्वांटिटीज इक्वल लिखा है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी इक्वल है, मतलब सेम क्वांटिटीज है। दो एक क्वांटिटीज को आपने ऐड किया है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज सेम क्वांटिटीज है, ओके। तो उनके डायमेंशंस भी सेम होने चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ओके। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम, ये चीज लिखा है, ठीक है ना। डायमेंशंस दोनों साइड में सेम होने चाहिए, मतलब ये x इक्वल टू, हमने अगर सपोज करके मैंने लिखा है x इक्वल टू a प्लस बी सी का होल स्क्वायर, तो ये इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसका भी डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसका भी डायमेंशन इसके बराबर होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर, यानी तीनों का डायमेंशन बराबर होंगे क्योंकि तीनों को हमने ऐड किया, ओके। देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी यहाँ पे वही चीज़ें मैं बताई कि यानी कि इनके डायमेंशंस सेम होंगे, डायमेंशंस करेक्ट मतलब इक्वल होंगे, ओके। ये चीज़ है, इफ द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स आर सेम द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज नॉट। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। ये चीज़ भी है यहाँ पे, एक चीज़ एक पॉइंट, एक चीज़ है, ओके। मतलब क्या है कि एक करेक्ट इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट कंपल्सरी है, लेकिन एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट है, ये करेक्ट मतलब ये कोई कंपल्सरी नहीं है। क्या मतलब है इसका, सपोज करिए कि आपके पास इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। अगर आप चेक करेंगे तो डायमेंशनली करेक्ट है और ये इक्वेशन भी करेक्ट है, ओके। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तो है लेकिन करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ आपने नहीं लगाया, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट जो चीज़ होती है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो वो क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो वो उसका
डायमेंशन ये होगा आपका ये डायमेंशन, यहाँ पे आप डायमेंशन तो पता चलेगा नहीं, इसका पता नहीं चलेगा, तो इसके डायमेंशंस और इसके मतलब ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट इक्वेशन है। तो एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक लेकिन एक करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं, इसको इसके डायमेंशंस वेरीफाई होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके, उसी तरह से अगर मैं ये लिखता हूँ एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लिखता हूँ, तो देखिए ये इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशन चेक करोगे दोनों तरफ डायमेंशन करेक्ट आएगा, लेकिन ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है, माइनस नहीं होता ना, प्लस होता है, प्लस होता है ना, वही चीज़ें वहाँ पे बोला कि ये तो देखो प्लस है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे बोली गई है, राइट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब ये चीज़ें हो गई हैं, अब इसके आगे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे, चलिए मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे करा देता हूँ आपको, कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जो है ना वो करेक्ट होने चाहिए। अब कैसे, कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करें कि आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लेता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। तो अगर आप इसका डायमेंशन देखेंगे तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, भाई v है u है, और इसका भी डायमेंशन सेम है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, इसका डायमेंशन देखिए क्या है, तो डायमेंशन इसका कितना है, वही डायमेंशन इसका v दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, और ये क्या है ए टी का डायमेंशन, तो दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस वन माइनस टू, और ये टी का ये आएगा, तो दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। देखिए दोनों का डायमेंशन करेक्ट सेम है ना, इसका डायमेंशन सेम है, और ये तो ये भी स्पीड ही है, तो डायमेंशन इसका तो सेम रहेगा ही रहेगा। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन के बराबर है, ठीक है। एक और यहाँ पे होपफुली समझ में आ गया होगा। एक और कोई क्वेश्चन कोई और एक ले लेते हैं, कोई जैसे आपको टाइम पीरियड का पता है कि टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ओके, इस तरह से लिखते हो ना। तो डायमेंशनली करेक्ट है ऐसा हमें चेक करना है, तो देखिए इसका टी का डायमेंशन क्या है, टी का डायमेंशन तो टी ही है, ओके। इसका डायमेंशन देखो कांस्टेंट, इससे कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है इसका। अब बात होती है इसकी, तो एल बाई जी रूट, इसका डायमेंशन जो है वो क्या होगा, वो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा लिखेंगे तो क्या होगा, तो इसका ये एल है ना, तो एल का पावर 1/2 और जी का पावर -1/2, यही तो लिखोगे ना भाई, ये जी का पावर नीचे है तो हाफ पावर है तो ऊपर जाएगा तो -1। अब इसकी जो लिख के आएंगे तो ये क्या है, एल का पावर 1/2 और ये है एल टी -2 का जो है ना यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, और ये, और लेकिन इसका पावर कितना है -1/2, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसका t का पावर -2 और उसका पावर -1/2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, देखिए क्या आएगा, इस t का पावर 1 बच जाएगा, और इसका l का पावर 1/2 है और l का पावर -1/2 है, तो फाइनली जो आएगा वो आएगा फाइनली क्या, t का पावर 1। तो डायमेंशनली करेक्ट है, ओके, डायमेंशनली करेक्ट है, राइट। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ साथ में कुछ बताते चलूँ कि क्या क्या जो है ना, कुछ चीज़ें आपको एक दो चीज़ें और बताते चलूँ कि कुछ क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके डायमेंशंस जो है वो डायमेंशंस 0 होते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं उनके डायमेंशंस 0 होते हैं। क्या क्या डायमेंशंस हैं जिनके 0 होंगे, तो 0 डायमेंशन पहले, तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं ना, रेशियो इनके जैसे कि साइन थीटा हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके जो रेशियो होगा, जिसके डायमेंशन जो होंगे, डायमेंशन इनका 0 होगा, मतलब थीटा का डायमेंशन 0 होगा, थीटा का डायमेंशन 0 होगा, ओके, राइट। एक्सपोनेंशियल जो इक्वेशंस होते हैं, एक्सपोनेंट्स, ओके, डायमेंशंस, एक्सपोनेंट्स का डायमेंशन 0 होगा इनके, जैसे एग्जांपल e टू पावर x या e टू पावर ax, तो ये जो इसका डायमेंशन 0 होगा, इसका डायमेंशन 0 होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो लॉगरिथमिक जो है, लॉगरिथमिक
लॉगरिथम्स जो लॉगरिथमिक इक्वेशन उसके जो है ना लॉगरिथमिक इक्वेशंस का डायमेंशन 0 होगा। जैसे log ax ऐसे करके है, या log ax प्लस b करके है, या log bx प्लस c है, इस तरह का है, ठीक है ना। तो उसका जो ये होगा ये 0 होगा, करेक्ट है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, राइट। उसके बाद क्या है तो कि मतलब क्या एग्जांपल है इसका, कुछ एग्जांपल दे के बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइन y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस फाई लिख देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा आसान लेता हूँ मैं, अदरवाइज आपको थोड़ा डिप ओमेगा टी प्लस फाई, ओके ऐसे। और ये मैं बोलता हूँ ये वाला जो है ना ये दिस इज इन मीटर, ओके। तो आपको फाइन डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं इसके ए के, फाइन डायमेंशन ऑफ ए, ओके, फाइन डायमेंशन ऑफ ए, फाइन डायमेंशन ऑफ ए ओमेगा फाई, इनके डायमेंशंस आपको निकालने हैं। कैसे करेंगे तो डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करोगे तो भाई देखिए दोनों आपको मैंने बोला था ये साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डायमेंशन 0 होता है, तो यानी कि इसका डायमेंशन जो होगा वो 0, यहाँ से आप इसका डायमेंशन 0 होगा, राइट, ओके। इसका डायमेंशन 0 होगा, तो डायमेंशन जो इसका होगा वही इसका होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है, ये तो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड है तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, इसका होगा एल होगा डायमेंशन, ओके, एल होगा, क्योंकि इसका लेंथ का ये तो डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो। उसके बाद देखिए ये इसका डायमेंशन 0 है, इसका मतलब इसके अंदर ये वाला जो है नहीं थीटा है पूरा, ये तो पूरा थीटा है, तो इसका भी डायमेंशन 0 है, इसका डायमेंशन 0 है, इसका मतलब इसका भी डायमेंशन 0 होगा और इसका भी डायमेंशन 0 होगा, ठीक है। इसका डायमेंशन 0 होगा और इसका भी डायमेंशन 0 होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि फाई की जो वैल्यू है, फाई का डायमेंशन जो है वो 0 होगा, फाई का डायमेंशन जो है ना 0 होगा, मतलब फाई जो है इसका डायमेंशन दैट इज 0, ओके। ओमेगा टी का डायमेंशन 0, क्यों भाई 0, क्योंकि थीटा है ना, ये एंगल है, बेसिकली एंगल है, तो एंगल का डायमेंशन 0 होता है, इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ पे अगर देखिए इसका डायमेंशन जो है उसका अलग कर लेते हैं, और इसका डायमेंशन टी है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन तो 0 है ना, डायमेंशन इसका 0 है, तो इसका डायमेंशन अगर इसको हम लिखें फर्दर मैं इसको लिखूँ, क्या लिखूँगा मैं, इसका डायमेंशन टोटल इसका 0 होगा ना, तो 0 मतलब m 0 l 0 t 0, ओके, और दैट इज इक्वल टू यहाँ से डिवाइड बाई t और इसको ओमेगा, तो ओमेगा जो आएगा वो आएगा दैट इज इक्वल टू m पावर 0 l पावर माइनस 1 t पावर 0, ओके, ये आएगा, करेक्ट। तो ये आएगा इस तरह, करेक्ट भाई, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। सीधे आप l माइनस 1 भी कर सकते थे, नहीं एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको सही कर लूँ, करेक्ट कर लूँ, तो ये बेसिकली t माइनस 1 आएगा ना, t माइनस 1 आएगा, तो यहाँ से जो आएगा इसको ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, डायमेंशन जो आएगा वो m पावर 0 l पावर 0 t माइनस 1, या तो सीधे आप सिर्फ t माइनस 1 बोलिए, या फिर m0 l0 t माइनस 0, इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अगले पॉइंट पे चलते हैं, एक पॉइंट है इसमें और भी। तो टू एज ए रिसर्च टूल टू डेराइव न्यू रिलेशंस आपको डेराइव करने के लिए कभी दिया जा सकता है, वो डायमेंशन एनालिसिस से बहुत आसानी से हो जाता है। सपोज करो कि मैं बोलूँ कि भाई टाइम पीरियड ऑफ कोई पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसके कौन से पावर पे डिपेंड करेगा,
या इनमें जो 3 क्वांटिटीज मैंने बोली, क्या इनमें सच में डिपेंड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? हो सकता है कि 3 में से 2 पे करे, 1 पे नहीं करे, या हो सकता है कि खाली एक ही पे डिपेंड कर रहे, है ना। तो एक्चुअल में क्या फिगर, मतलब जो फॉर्मूला निकालना हो तो वो ये बहुत हेल्प करता है डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशन जो ना डायमेंशनल एनालिसिस बहुत मतलब हेल्पफुल है यहाँ पे, राइट। Then using the method of dimensional analysis, relations between the equations can be derived. Okay, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो ये बोला है इन्होंने कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज फंक्शन ऑफ मास, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मास पे डिपेंड करता है। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे पता नहीं कि मास के कौन से पावर पे डिपेंड करता है, एम स्क्वायर है या एम क्यूब है या एम पावर 1/2 है या एम पावर -1/2 है, -1/3 है, ये मुझे पता नहीं है। तो हम अपनी तरफ से मान लिया कि भाई चलो ठीक है, बोल रहे हो तो एम के मास पे डिपेंड कर रहा है, ओके। साथ में किस पे, इफेक्टिव लेंथ, तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, तो मान लो एल पे डिपेंड कर रहा है, तो इंटू कर दिया। उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जी के पावर सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ऐसा हमने तो तीनों को आप लोगों से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि ये बोल रहा है कि डिपेंड कर रहा है, तो अलग अलग भी लिखता मैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी एम पावर ए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी एल पावर बी, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी पावर सी, तो हमने एक साथ कंबाइन कर दिया, यानी तीनों को प्रोडक्ट फॉर्म में ले लिया, ठीक है ना, तीनों को प्रोडक्ट फॉर्म में ले लिया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ अपनी तरफ से, t इक्वल टू के, कुछ कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, एम एल और जी का पावर सी, ऐसे, ठीक है। आपको आप देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे अगर कोई क्वांटिटी मतलब कि कोई इक्वेशंस करेक्ट है तो इसका डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है। मतलब ये अगर कोई रिलेशन है, अगर मतलब इधर टाइम दिया तो ये सब का डायमेंशंस के बराबर होना चाहिए, मतलब डायमेंशनली आप इक्वेट करेंगे। तो इसका क्या करेंगे, इसका यानी कि यहाँ पे हम इसको ये कर सकते हैं, इसको मैं बोलता हूँ डायमेंशनली हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसका t है और दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप सी टी लिख लीजिए या फिर आप एक साथ एम एल टी भी कर सकते हो, वो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एम पावर 0, एल पावर 0, टी का पावर 1 ऐसे आएगा। तो दैट इज इक्वल टू के, और के का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, जैसे कोई 2 होता, 3 होता, 5 होता, पाई होता, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको छोड़ सकते, डायमेंशन इसका नहीं लिखेंगे। m का डायमेंशन m है, मतलब यहाँ पे क्या मास है, तो पावर a, उसके बाद यहाँ पे l है, l का पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है, पावर Lt-2, और ये c है। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा m का पावर a और l का पावर b प्लस c और T-2c, करेक्ट है। क्योंकि अगर देखिए ये अगर डायमेंशनली करेक्ट है, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो आप क्या करेंगे कि दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, डायमेंशनली इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका अब m का पावर को m के पावर के साथ कंपेयर करिए, a का पावर 0, इसका पावर और m का पावर, a का पावर 0 है तो ठीक है, एक ही क्वेश्चन बन गया। l का पावर b प्लस सी इक्वल टू किसके, 0 यहाँ पे, तो यहाँ से ओके। और तीसरा क्या है, t का पावर 1, तो और उस वहाँ पे -2c इक्वल टू 1, तो यहाँ से c की जो वैल्यू आएगी -1/2 आएगी, ओके, c की वैल्यू -2। और ये जो चीज़ है तो इसकी c की वैल्यू इतनी आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, c यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि b की वैल्यू आई -c ना, c के -c इस तरफ जाएगा, तो ये -c, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो -1/2, तो b इक्वल टू 1/2 आएगा, ओके। अब आप क्या करेंगे, p इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे इसको t इक्वल टू k टाइम्स l पावर
एल पावर क्या, एल का पावर बी, तो एल का पावर बी यानी 1/2, और जी का पावर -1/2। तो फाइनली जो आएगा इक्वेशन दिस इज के दैट इज के √L/G। ओके, ये इस तरह का इक्वेशन आता है आपको फाइनली। ओके, फाइनली ये इक्वेशन आता है, तो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल होता है इस चीज़ के लिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुछ लिमिटेशंस है इनके, वो लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक चीज़ बोला कि कोई अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है लेकिन फिर भी वो करेक्ट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ें सारे यहाँ पे लेके चल रहे हैं। पहला पॉइंट है ये कि ओके, मतलब कि ये डायमेंशनल एनालिसिस जो है ना वेरी यूजफुल है, लेकिन इट कैन नॉट लीड टू अस टू और सो फॉर। क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या लिमिटेशन से पहले देखते हैं। If dimensions are given, physical quantity may not be unique as many physical quantities have same dimensions। मतलब कोई डायमेंशनल क्वांटिटी दे रखा है, मतलब कोई डायमेंशंस दे रखा है किसी क्वांटिटी का, तो खाली कोई डायमेंशन दे रखा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये डायमेंशन देख के हम नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर एक ही क्वांटिटी ऐसा हो सकती है। मतलब एक कोई डायमेंशन दिया है वो दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम हो सकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, मतलब कि अगर देखो एनर्जी है या वर्क है, एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशन सेम होता है। ओके, ये डायमेंशन सपोज कर दिया है तो आप ये नहीं बोल सकते कि एनर्जी का है कि वर्क का है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इन्होंने दे रखा है कि ये डायमेंशन ये दे रखा है। ओके, ये वर्क है, ये दे रखा है इन्होंने, वर्क हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है, टॉर्क का भी यही डायमेंशन होता है। ओके, ये टॉर्क का भी यही डायमेंशन होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये टॉर्क का भी यही डायमेंशन हो सकता है, आप देख सकते हैं। नहीं, अगला पॉइंट है कि समझ में बात ये, तो दो मतलब कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके सेम डायमेंशन हो सकते हैं। यानी एक डायमेंशन दिया है तो आप नहीं बोल सकते यही क्वांटिटी की क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूमेरिकल constants having no dimensions such as 1/2 or this one or 2 pi cannot be deducted by the method of the dimensions। okay, मतलब कि जैसे कि आपको याद होगा कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बोला था कि s = ut plus half at², s = ut plus at², s = ut plus pi at²। वैसे देखो तो सारे के सारे डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन आपको डायमेंशनल एनालिसिस से ये कांस्टेंट के जो वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट की वैल्यू ये आप फाइंड आउट नहीं हो पाती। यहाँ पे 1 है ना, ओके, इसकी वैल्यू नहीं पता चल पाती है, याद रखिएगा, इसकी वैल्यू पता नहीं चलती है, ठीक है। तो ये यही इन्होंने बोला कि इससे आप इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशन नहीं होता है, तो कॉन्स्टेंट का डायमेंशन नहीं होता तो उसको फाइंड आउट भी नहीं कर पाते। तीसरा चीज, द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस। मतलब अगर प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का अगर है मतलब कि ये आप कोई रिलेशन दे रखा है और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तब तो आप वो उसका मतलब वो फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सम के फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में है, तो वहाँ पे निकाल नहीं सकते वहाँ पे। ये चीज़ इन्होंने बोली है, मतलब ये समझ बात। अगर मैं जैसे कि अभी हमने किया कि टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के कुछ पावर के और लेंथ के कुछ पावर के और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पावर के। ओके, लेकिन अगर यही बोले ना कि भाई ये टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुछ m पावर a प्लस b पावर l पावर b और प्लस g पावर c, ऐसा नहीं लिख सकते आप, ये ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बोला गया है कि तो ये सारा आप होपफुली समझ में आया होगा आपको। ओके, इसके बाद मतलब इसके बाद भी हमारा और दूसरे जो है जैसे कि दूसरे इसके जो पार्ट्स हैं वो हमारे इसके पास अवेलेबल रहेंगे, तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो में हमारे देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।